नए वीडियो में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वेलकम टू द जंगल मूवी को। तो आइए इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है वालिया नाम के आदमी से, जो कि इंडिया का बहुत बड़ा आदमी है। और हाल ही में वालिया की मुलाकात फाइनेंस मिनिस्टर से होती है, जो कि वालिया का बहुत ही अच्छा दोस्त है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने वालिया को बताया है कि उसके पास जो हजारों करोड़ों की दौलत है ना, उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर है, इसलिए उसे अपने पैसों की हेराफेरी करनी पड़ेगी और उसे बहुत सारा लॉस दिखाना पड़ेगा। मैं तेरा दोस्त हूँ, इसलिए मैं तुझे ये सारी बातें बता रहा हूँ, लेकिन इस बार इलेक्शन है और हमारे जीतने के चांसेस बहुत कम है। और अगर कोई दूसरी सरकार आती है तो तेरे घर पर रेड जरूर पड़ेगी। इसलिए वो लोग एक मीटिंग रखते हैं और वहाँ डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक फ्लॉप फिल्म बनाएंगे, जिसमें फ्लॉप डायरेक्टर से लेकर फ्लॉप एक्टर तक सभी लोग मौजूद होंगे। बस अब हमारे ऊपर रहेगा कि हम इस फिल्म को कितने बड़े बजट पर बनाते हैं। तो जल्द से जल्द यहाँ वालिया को अपना लॉस दिखाना था और जल्द से जल्द उन्हें फिल्म भी बनानी थी। इसलिए वो इंडिया के सबसे बड़े 2 फ्लॉप डायरेक्टर को बुलाते हैं, जिनका नाम देवदास होता है। उन्होंने अब तक 15 फिल्म डायरेक्ट की है, लेकिन मजाल की एक भी एवरेज निकल जाए या फिर थोड़ी सी हिट हो जाए। सारी की सारी फिल्म फ्लॉप नहीं बल्कि डिजास्टर साबित रही है। हालांकि उन फिल्मों का उतना बजट नहीं होता है, लेकिन इन लोगों के पास जो स्क्रिप्ट है और उस स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाई जाए ना, तो वो फिल्म 100% फ्लॉप होगी। इनकी ही टीम में नैनसुक नाम का इनका कैमरामैन है, जिसकी एक आंख थोड़ी सी खराब है लेकिन दूसरी पूरी तरह से खराब है, लेकिन ये कैमरामैन है और यही पूरी फिल्म को शूट भी करेगा। इसे देखने के बाद वालिया को पूरा यकीन हो जाता है कि ये फिल्म तो 100% फ्लॉप होने वाली है। अब बात कर लेते हैं हीरो की कि आखिरकार इस फिल्म में हीरो कौन होगा। तो देवदास यहाँ पर बताते हैं कि एक हीरो है जिसका नाम राजीव है, जो कि पहले टॉप का हीरो रहा करता था, लेकिन अब पूरी तरह से फ्लॉप का हीरो है और अब भोजपुरी फिल्मों में थोड़ा बहुत काम करता रहता है। उसे ज्यादा काम नहीं मिलता है और थोड़े बहुत पैसे ही मिलते हैं, जिसके बाद वो लोग राजीव से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। उस वक्त राजीव एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग कर रहा होता है। शूटिंग खत्म होने के बाद राजीव को 2000 मिलते हैं और तभी यहाँ पर देवदास आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर राजीव को अपनी फिल्म के लिए साइन करना चाहते हैं। यहाँ राजीव ने फिल्म की स्क्रिप्ट बिना सुने ही फिल्म को हाँ कर दिया था, लेकिन फिर भी वो लोग कहानी सुनाने लगते हैं और जब वो लोग कहानी सुनाते हैं ना, तो यहाँ राजीव जो है वो सो जाता है। लेकिन राजीव का असिस्टेंट उन लोगों को बताता है कि राजीव सो नहीं रहा है बल्कि वो थिंकिंग कर रहा है। असिस्टेंट उन्हें ये भी बताता है कि फिल्म में कोई भी लव एंगल नहीं होना चाहिए, वो किसी भी प्रकार के रोमांटिक सीन को नहीं करेंगे, उसकी भी एक वजह है। और अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। बात कुछ ऐसी है कि 5 साल पहले राजीव को नादिया नाम की लड़की बहुत पसंद थी। दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन राजीव को राखी नाम की लड़की बहुत पसंद किया करती थी। लेकिन राजीव नादिया के लिए पूरी तरह से लॉयल था, वो उससे सच्चा प्यार किया करता था। लेकिन एक दिन छोटी सी गलतफहमी की वजह से नादिया को ऐसा लगने लगा कि राजीव जो है वो राखी से प्यार करता है और वो उसे धोखा दे रहा है। इसी वजह से उनके बीच में ब्रेकअप हो जाता है। तब से राजीव ने कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई और ना ही फिल्म में लव सीन किए। राजीव के असिस्टेंट ने ये सारी बातें उन्हें बताई और जब वो ये सारी बातें बताता है तभी राजीव जो है वो उठ जाता है। और अब बात होती है पैसों की कि आखिरकार राजीव पैसे कितने लेगा। तो राजीव ने 50 बताया, जिसके लिए यहाँ पर वालिया की बेटी जैनी जो है वो तुरंत ही मान जाती है और वो कहती है कि हम आपको 50 करोड़ रुपए देने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। और ये सुनने के बाद राजीव और उसका असिस्टेंट हैरान रह जाता है। असिस्टेंट यहाँ राजीव से कहता है कि तुमने 50 लाख सोचा होगा ना, जबकि राजीव कहता है कि मैंने 50,000 सोचा था। तब राजीव के मन में लालच आ जाता है और वो कहता है कि 50 करोड़ फिल्म शुरू होने से पहले चाहिए, 50 करोड़ फिल्म शुरू होने के बाद और 50 करोड़ फिल्म खत्म होने के बाद चाहिए। तब जैनी मान जाती है और कहती है कि हम आपको 200 करोड़ रुपए देंगे। अब ये सारी बातें खत्म होने के बाद हम देखते हैं देवदास को, जो कि आराम से बैठे हुए थे। तभी रोमियो नाम के बंदे का बार बार इनके पास कॉल आ रहा था और ये लोग बार बार उनका कॉल कट कर रहे थे। एक्चुअली रोमियो जो है वो एक बहुत बड़ा डॉन है। अब रोमियो के लोग देवदास को उठा लेते हैं क्योंकि देवदास ने 2.5 लाख रुपए उनसे उधार लिए थे। और अब यहाँ एंट्री होती है रोमियो और अन्ना की। यहाँ हमें मालूम चलता है कि रोमियो और अन्ना जो है वो उदय और मजनू के भाई हैं। यहाँ हमें एक बात और मालूम चलती है कि जिस तरह से मजनू भाई को पेंटिंग बनाने का बहुत शौक है, उसी तरह से यहाँ पर रोमियो भाई को भी पेंटिंग बनाने का बहुत शौक है। उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें घोड़े के ऊपर गधा था, लेकिन यहाँ पर रोमियो ने उसका सीक्वल बनाया है और इस पेंटिंग में
गधे के ऊपर घोड़ा है। तब देवदास उस पेंटिंग की बहुत तारीफ करते हैं और तभी यहाँ पर रोमियो और अन्ना को एक बात मालूम चलती है कि ये लोग एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें इन्हें नए एक्टर की तलाश है। तब रोमियो और अन्ना ने सोचा कि क्यों ना हम भी फिल्मों में एक्टिंग कर लें। वो यहाँ पर देवदास से कहते हैं कि हमें 2.5 लाख रुपए नहीं चाहिए, बल्कि हमें फिल्मों में काम चाहिए और हमें लीड रोल भी चाहिए। देवदास यहाँ तुरंत ही मान जाते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त थी। वो कहते हैं कि बाकी के क्रू को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए कि आप लोग डॉन हैं। अगर उन्हें ये बात मालूम चली तो ये फिल्म कभी बनेगी ही नहीं और कोई इस फिल्म में काम ही नहीं करेगा, इसलिए आपको बर्दाश्त करके चलना पड़ेगा। इसके लिए भी यहाँ पर रोमियो और अन्ना मान जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि फिल्म की ओपनिंग थी और इस ओपनिंग में बालिया ने ढेर सारा पैसा खर्च किया था और यहीं पर हमें बताया जाता है कि आखिरकार इस फिल्म का हिस्सा कौन कौन है। राजीव को भी यहाँ पर रोमियो और अन्ना के बारे में मालूम चल गया था, लेकिन राजीव को बताया गया कि रोमियो और अन्ना जो है वो साइड एक्टर है और यही बात रोमियो और अन्ना को भी बताई गई कि राजीव जो है वो साइड एक्टर है। देवदास जो है वो हीरोइन की तलाश में थे। तब बालिया ने उनसे कहा कि मेरी बेटी जेनी जो है वो हीरोइन का रोल करेगी और अगर वो हीरोइन का रोल करती है तो ये फिल्म तो 100% फ्लॉप होने वाली है। जिसके बाद हमें एक और एक्ट्रेस के बारे में बताया जाता है जिसका नाम नादिया है और वो भी इस फिल्म का हिस्सा है। उसे देखकर राजीव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि उनके बीच में अब रिश्ता खत्म हो चुका था। अब फिल्म शुरू होने से पहले सारे एक्टर्स की ट्रेनिंग होने वाली थी क्योंकि ये एक आर्मी बेस्ड मूवी है। इसी वजह से सबसे पहले सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद ही फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी। और इन सभी को ट्रेनिंग देने वाली थी तेजस्विनी, जिसे सभी लोग तेजा कहकर पुकारते हैं। तेजा जो है वो बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही स्ट्रिक्ट है। वो किसी के ऊपर भी कोई दया नहीं करती है, चाहे कोई कितना भी उम्र दराज हो या फिर कोई कितना भी कमजोर क्यों ना हो। यहाँ हमें मालूम चलता है कि तेजा जो है वो सिर्फ इन्हें फिल्म की तैयारी नहीं करवा रही थी, बल्कि वो उन्हें असली आर्मी की ट्रेनिंग दिलवा रही थी, जिससे कि ये सभी लोग धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा मजबूत होते जा रहे थे। यहीं पर हम देखते हैं कि राजीव और अन्ना के बीच में अक्सर लड़ाई होती रहती है क्योंकि वो एक दूसरे को लीड रोल में देखना चाहते हैं। अब फाइनली इनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और अब फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी। शुरुआत में फिल्म का मोर्चा यहाँ राजीव ने संभाला क्योंकि वो एक्टिंग और एक्शन सीक्वेंस जो है वो बहुत ही कमाल के करता है। इसी वजह से राजीव ने शुरुआत में ही रोल लेना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अन्ना को भी रोल चाहिए था। राजीव किसी तरह से बस कैमरे में आना चाहता है और उसे फिल्म में सबसे ज्यादा सीन चाहिए थे, इसलिए उसने खतरनाक स्टंट को भी चूज कर लिया था। और राजीव के अलावा ये सारे स्टंट जो है वो कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन ये सारे स्टंट को देखने के बाद अन्ना को बहुत बुरा लगा कि आखिरकार राजीव इतने अच्छे स्टंट कर रहा है तो उसे भी ये सारे सीन चाहिए। तब देवदास मान जाता है और कहता है कि चलो तुम्हारा भी कोई ना कोई स्टंट शूट करते हैं। अब राजीव जिस चॉपर पर लटका हुआ था उसी चॉपर पर यहाँ पर अन्ना को भी लटका दिया जाता है, लेकिन अन्ना को तो यहाँ ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था और वो कहता है कि मैं ऐसे कोई भी सीन नहीं करूंगा। तब अन्ना को वहां से नीचे उतार दिया जाता है। अब फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में हमें मालूम चलता है कि बीच फिल्म में ही राजीव जो है वो कुछ विलन्स के हाथ मारा जाने वाला था, लेकिन ये बात जब राजीव को मालूम चली तो उसने डिसाइड किया कि वो नहीं मरेगा। अब फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होती है और राजीव के ऊपर ढेर सारी गोलियां चलाई जाती है, लेकिन राजीव मरता ही नहीं है। जब उससे पूछा जाता कि आखिरकार वो मर क्यों नहीं रहा है तो राजीव बताता है कि वो मरने में जान डाल रहा है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वालिया बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसने अपना लॉस दिखाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन तभी उसके घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ जाती है और उसके घर से हर एक चीज जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले लोग जो है वो लेकर चले जाते हैं। और अब यहाँ वालिया जो है वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका था, इसलिए वालिया अपने मैनेजर दुबे के पास कॉल लगाता है और कहता है कि वो पूरी तरह से कंगाल हो गया है और अब वो फिल्म में कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करने वाला और हो सके तो इस फिल्म को जल्द से जल्द कंप्लीट करो। और अब उसे कोई फ्लॉप फिल्म नहीं चाहिए बल्कि एक हिट फिल्म चाहिए, क्योंकि अब वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका है और यही वो फिल्म है जिससे कि अब वो करोड़पति बन सकता है। तब वालिया का मैनेजर दुबे ये सारी बातें देवदास को बता देता है। देवदास को जब ये बात मालूम चली तो आखिरकार वो हैरान रह गया क्योंकि एक दिन में फिल्म कैसे कंप्लीट होगी भला, क्योंकि फिल्म अभी सिर्फ 10% ही शूट हुई है और अभी फिल्म बनने में कम से कम 1 महीना तो उन्हें चाहिए है। और कोई नॉर्मल एक्टर्स भी होते तो बात बनी, लेकिन उनके साथ जो एक्टर्स है ना वो सारे के सारे 1 नंबर के नमूने हैं। उनके साथ एक दिन में फिल्म को कंप्लीट करना एक बहुत बड़ी बात है। अब सारे एक्टर्स बैठे हुए थे, तब वो सभी लोग सोच रहे थे कि आखिरकार उन्हें रोल कैसे मिलेगा, लेकिन तभी उन्हें ये बात बता दी जाती है कि अब फिल्म जो है वो सिर्फ 1 दिन ही शूट होगी और 1 दिन में ही उन्हें फिल्म को कंप्लीट करना है।
इसी बात पर उनके बीच में जमकर बहस होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एक्टर्स थे वो दूसरे एक्टर से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और ना ही उनके काम से खुश थे। बात तो यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि वो लोग हाथापाई तक उतरने वाले थे, लेकिन तभी यहाँ पर देवदास सामने आते हैं और वो कहते हैं कि अगर इसी तरह से लड़ाई करते रहे ना तो किसी को भी कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि इन लोगों को हद से ज्यादा पैसा मिलने वाला था। इसलिए अब सभी लोग चुप हो जाते हैं और अब वो डायरेक्टर देवदास की बात मानने लगते हैं। देवदास कहते हैं कि हमारे पास ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और हम 24 घंटे के अंदर ही इस फिल्म को कंप्लीट करके बताएंगे। अब हम एक रियल लोकेशन पर शूट करेंगे जहां पर सभी लोग एक्टर्स हैं। दरअसल में वो लोग एक ऐसे गांव के बारे में बात कर रहे थे जो कि रियल का गांव है, लेकिन किसी भी एक्टर को ये नहीं बताया गया कि ये लोग एक्टर नहीं है बल्कि रियल के गाँव वाले हैं। इस गाँव की लोकेशन डोमिनिक ने बताई थी, लेकिन डोमिनिक उन्हें ये भी बता रहा था कि ये गाँव बहुत खतरनाक है। इस गाँव में अक्सर डाकू लोग जो है वो हमला करते रहते हैं और अगर आप लोग एक्टिंग करने गए और वहां डाकू आ गए तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी गांव की तरफ। उस गांव का नाम है आजादगंज, जो कि इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर पर मौजूद है। और इसी गांव में एक डाकू जो है वो अक्सर हमला करता रहता है, जिसका नाम जतारा है। जतारा की एक बहुत बड़ी फौज है और उनके आगे कोई भी नहीं टिक पाता है। ये समझ लीजिए आजादगंज जो है वो अभी तक आजाद ही नहीं हुआ है। इसी गाँव में अब्दुल्ला और हुसैन नाम के दो आदमी रहते हैं और ये लोग गद्दार हैं, जो कि जकारा के साथ मिले हुए हैं। गाँव में जो कुछ भी होता है ये सारी बातें वो जकारा को बताते। अब जकारा जो है वो अक्सर इस गांव में आता रहता है और इन गांव वालों को लूटता रहता है। जो कुछ भी गांव वालों से मिलता है वो उन सारी चीजों को लूट लेते हैं और इन गांव वालों के ऊपर जुल्म भी ढाते हैं। इसी गांव में हम जोया नाम की एक औरत को देख पाते हैं जिसकी एक बेटी है। उसके पिता को कुछ डाकुओं ने मार दिया था और जोया जो है वो अक्सर सिर्फ एक ही ख्वाब देखती है कि उनका आजादगंज जो है वो किसी तरह से आजाद हो जाए। लेकिन जकारा जो है वो यहाँ जोया को पसंद करता है, लेकिन जोया ने हमेशा जकारा को नकारा ही है। और यहाँ जकारा जो है वो बिल्कुल भी जोया के साथ जबरदस्ती नहीं करता है। जकारा चाह रहा है कि जोया उसकी मर्जी से जकारा को एक्सेप्ट करे और उसके साथ रहने लगे। जोया की एक बेटी भी है जिसका नाम उर्फी है और बचपन में ही उसकी आवाज चली गई थी। इसी वजह से अब वो कुछ भी बोल नहीं पाती है। लेकिन गाँव वाले इन डाकुओं के हमले से अक्सर परेशान रहते हैं और वो अपनी जिंदगी जो है वो ठीक ढंग से जी भी नहीं पा रहे हैं। उन्हें हमेशा इन डाकुओं से डर लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि देवदास को ऐसा लगा कि जिस दिन वो फिल्म की शूटिंग करने के लिए आजादगंज में जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा कि उसी दिन वो लोग अटैक करने के लिए पहुंच जाएं। इसलिए वो लोग तो फिल्म की शूटिंग करके चुपचाप वापस आ जाएंगे। तब वो लोग फिल्म की शूटिंग करने के लिए आजादगंज जाने लगते हैं, जहां 3 चॉपर के द्वारा वो वहां पहुंच जाते हैं। और फिल्म की यहाँ पर कुछ रणनीति थी कि वो लोग एक ही कैमरे से फिल्म को शूट नहीं करेंगे, बल्कि वो गांव के हर एक इलाके में फिल्म के कैमरे लगाएंगे और ये समझ लीजिए कि ये एक बिग बॉस की तरह फिल्म की शूटिंग होगी। सभी को सीन समझा दिए जाते हैं कि यहाँ पर कुछ टेररिस्ट जो है वो अटैक करेंगे और उन लोगों को हमें मारना है। और अब वहां पहुंचते ही इनकी मुलाकात हो जाती है अब्दुल्ला और हुसैन से। उन्हें ऐसा लगा कि यही वो लोग हैं जिनके ऊपर उन्हें अटैक करना है और इन लोगों को मारना है। तब अब्दुल्ला इनके सामने झुक जाता है और वो कहता है कि मैं आपको गाँव तक लेकर चलता हूँ और आज के बाद मैं ऐसे कोई भी काम नहीं करूंगा और ना ही अपने गांव वालों के साथ गद्दारी करूंगा। अब मैं गांव वालों का साथ दूंगा। अब्दुल्ला ने इन सभी लोगों को जकारा के बारे में सब कुछ बता दिया था। जब इन लोगों ने जकारा के बारे में सुना तो इन्हें ऐसा लगा कि शायद फिल्म का विलन जो है वो जकारा होगा। जिसके बाद सारे एक्टर्स जो है वो गाँव के सभी लोगों से मिलते हैं। इन सभी को ऐसा लग रहा था कि ये एक सेटअप है और गांव के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर अपना अपना कैरेक्टर फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ जितने भी गांव के लोग परेशानी बता रहे थे, अपना दुख बता रहे थे, तो सारे एक्टर्स को ऐसा ही लग रहा था कि ये कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं। तभी यहाँ पर राजीव कैमरा देख लेता है और उसके अंदर से एक्टिंग निकलने लगती है कि मैं सारे गांव वालों को जकारा से बचाऊंगा। तब यहाँ पर जोया उसके पास आती है और वो कहती है कि 20 सालों से तुम कहाँ थे? 20 सालों से हम गांव वालों के ऊपर जुल्म हो रहा है। सभी लोग बहुत दुखी हैं, सभी बहुत परेशान हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर सभी को ऐसा लग रहा था कि जोया जो है वो एक्टिंग कर रही है, वो भी कमाल की। ये देखकर यहाँ नादिया भी कहने लगती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये तो हमारा करियर खा जाएगी। तो यहाँ देवदास को एक दिन में फिल्म कंप्लीट करनी है, लेकिन उन्होंने अपने सारे एक्टर्स को ये नहीं बताया है कि क्या करना है, बस सिचुएशन समझाती है और बाकी का काम जो है वो राजीव कर दे रहा था। वो यहाँ पर बहुत ही तगड़े तगड़े डायलॉग मार रहा था कैमरे के सामने खड़ा होकर, क्योंकि उसे यहाँ पर बहुत सारे सीन चाहिए हैं। अब देवदास
ने सोचा कि हमें फिल्म को तेजी से आगे बढ़ाना होगा, इसलिए हमें अब फिल्म का क्लाइमैक्स शूट करना पड़ेगा। हमें 3-4 लोगों को ढूंढना होगा जो कि विलन बनकर यहाँ पर आए और इन लोगों से फाइट करे। तब वो लोग यहाँ डिसाइड करते हैं कि एक काम करते हैं, 4 लोगों को तू ढूंढ कर लेकर आ, 4 लोगों को मैं ढूंढ कर लेकर आता हूँ, और फिर यहाँ पर हम एक फाइटिंग सीक्वेंस रखवाते हैं और इस फिल्म को यहीं पर समाप्त कर देंगे। तो अब वो लोग विलन ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं गाँव की तरफ, लेकिन तभी यहाँ पर जकारा के 4 गुंडे आ जाते हैं और उन्हें देखकर यहाँ पर देव और दास को ऐसा लग रहा था कि ये काम देव या फिर दास का है। इसी वजह से वो कहते हैं ये काम तो बहुत ही अच्छा किया है। और उनके आने के बाद यहाँ पर जितने भी एक्टर्स थे ना, वो सभी लोग जकारा के उन 4 बंदों पर टूट पड़ते हैं और उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिचुएशन समझाई गई थी, किसी को भी रोल समझाया नहीं गया है। इसी वजह से हर एक इंसान जो है वो फ्रेम में आना चाहता है और ज्यादा से ज्यादा सीन में आना चाहता है। अब वो 4 लोग जो है वो जकारा के पास भाग जाते हैं। अब देवदास ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर एक फिल्म का सॉन्ग रखा जाए और उसके बाद हम इस फिल्म को यहीं पर समाप्त कर देंगे। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं। फिल्म में एक सॉन्ग होता है जहां पर कि गांव वाले बहुत खुश थे। देवदास सोच रहे थे कि ये फिल्म जो है वो हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ रही है, लेकिन गांव के लोगों को इन सारे नकली सोल्जर्स से बहुत ज्यादा उम्मीदें आ गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये लोग हमें बचा लेंगे, लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि जकारा और उसके असली गुंडे जो हैं वो अब गांव में पहुंच चुके थे, और इस बार सिर्फ 4 लोग नहीं थे बल्कि सैकड़ों गुंडे जो है वो इन लोगों के पास पहुंच चुके थे। और उन्हें देखकर यहाँ पर राजीव की एक्टिंग जो है वो अपने आप बाहर निकल रही थी, वो कैरेक्टर में ही था। और इनके आने के बाद तो वो इनके सामने डायलॉग मारना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी यहाँ पर देवदास को मालूम चलता है कि दरअसल में ये लोग असली गुंडे हैं और जो जकारा नाम हमने सुना था ना, वो यही बंदा है। धीरे धीरे करके देवदास अपने सारे एक्टर्स को जकारा के बारे में बता देते हैं कि ये असली गुंडा है, लेकिन राजीव को किसी ने भी कुछ भी नहीं बताया था। थोड़ी देर के बाद जब यहाँ जकारा ने शूट करना स्टार्ट किया, तब जाकर यहाँ राजीव को भरोसा हुआ कि सचमुच ये जकारा है और अब उनकी जान खतरे में है। और जकारा के सामने इतने सारे डायलॉग मारने के बाद अब यहाँ राजीव को ऐसा लग रहा था कि अगर जकारा सबसे पहले किसी इंसान को मारेगा तो वो मैं ही हो सकता हूँ। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि उनकी गैंग में से कौन जकारा के पास बात करने के लिए जाएगा। वो सोचते हैं कि दिलेर मेहंदी को जाना चाहिए, लेकिन दिलेर कहता है कि दिलेर नाम रखने से कोई भी दिलेर नहीं हो जाता है। मेरी पत्नी का नाम शांति है, लेकिन वो हमेशा चपड़ चपड़ करती रहती है। मेरी साली का नाम शर्मिला है, लेकिन उससे बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अब ना चाहते हुए भी राजीव को ही जकारा के पास जाना पड़ता है और उससे बात करना पड़ता है। यहाँ पर सारे गांव वालों को एक बात समझ आ चुकी थी कि ये दरअसल में असली सोल्जर्स नहीं हैं बल्कि नकली है, जो कि जकारा के सामने मौत की भीख मांग रहे हैं। उन्हें किसी तरह से अब जकारा को खुश करना था, तभी जकारा उन्हें जिंदा छोड़ता। इसलिए यहाँ पर जैनी, नादिया और राजीव जो है वो जकारा के सामने डांस करने लगते हैं ताकि जकारा का मन पिघल जाए और वो उन्हें छोड़ दे। लेकिन जकारा का मन नहीं भरता, वो तो अभी भी इन्हें मारना चाहता है। तभी यहाँ पर सामने आती है जोया। जोया यहाँ पर उन लोगों से कहती है कि मुझे पता है कि तुम लोग जो है वो नकली सोल्जर्स हो और शायद तुम हमें कभी नहीं बचा पाओगे, और तुमने तो हमें धोखा भी दिया है, लेकिन तुम भी इंसान हो और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मरो क्योंकि तुम बहुत सारे हो। इसलिए वो जकारा से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनने के बाद जकारा खुश हो जाता है और वो कहता है कि यही चीज तो मुझे चाहिए थी। मैं शाम को 5:30 बजे आऊंगा और तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा, तुम तैयार रहना। तब तक तुम सारे नकली सोल्जर्स यहाँ से चले जाना। इतनी बात सुनने के बाद तो सारे के सारे एक्टर्स यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जब वो चॉपर के सामने खड़े हुए थे ना, उनमें से 2 टीम बट जाती है। उनमें से एक टीम कह रही थी कि हमें जोया और गांव वालों का साथ देना चाहिए, जबकि राजीव और उसकी गैंग कह रही थी कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग रहे तो हमारी जान को खतरा है और हम मर भी सकते हैं। लेकिन अन्ना की गैंग कहती है कि जोया और यहाँ गांव वालों का साथ देना चाहिए। जोया ने हमारे लिए ही उसकी जिंदगी को सेक्रीफाइस किया है और वो जकारा के पास जा रही है, इसलिए हम तो गांव वालों को साथ देंगे और उनकी मदद करेंगे। लेकिन राजीव और उसके साथी जो है वो नहीं माने। तब यहाँ पर जोया आती है। जोया को देखकर ऐसा लगा कि शायद ये भी राजीव के साथ जाने वाली है, लेकिन जोया कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो सारे गाँव वाले की जान जो है वो खतरे में आ सकती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी उर्फी को लेकर चले जाओ। ये बोल नहीं सकती है, लेकिन ये अपनी जिंदगी जी लेगी। तब यहाँ पर राजीव उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है।
लेकिन तभी बीच रास्ते में ही यहाँ पर उर्फी की आवाज वापस आ जाती है और वो जोर जोर से माँ चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अन्ना की जो टुकड़ी थी ना वो गांव में पहुंच जाती है, जहां पर कि जकारा के बहुत सारे लोग अभी भी गांव में ही मौजूद थे और वो गांव वालों पर जुल्म कर रहे थे। तभी अन्ना और उसकी गैंग गांव में पहुंच जाती है और धीरे धीरे करके वो सभी लोगों को मारने लगते हैं। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी आई थी जब ये सारे गुंडे जो है वो इन लोगों पर भारी पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अन्ना की गैंग जो है वो यहीं पर मारी जाएगी कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है राजीव और उसके लोगों की, जो कि यहाँ पर हीरो वाली एंट्री करते हैं और यहाँ पर उन लोगों को वो लोग बहुत ही बेरहमी से मारना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर बहुत ही कमाल की लड़ाई होती है और इन लोगों ने जकारा के सभी लोगों को मार गिराया था और इस तरह से ये जंग जीत ली थी। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जकारा के बहुत सारे लोग अभी भी जकारा के ही साथ मौजूद थे और उनके पास इतना असला बारूद भी नहीं है कि वो जकारा से लड़ाई कर सके। तभी अब्दुल्ला बताता है कि मुझे यहाँ जकारा के उस गोदाम के बारे में मालूम है जहाँ पर कि जकारा के असला बारूद रखे रहते हैं। तब वो लोग उस गोदाम पर पहुंचते हैं। जब उस गोदाम को अच्छे से चेक किया जाता है तो उसी गोदाम के अंदर से उन्हें कुछ इंडियन सोल्जर्स मिलते हैं जो कि 15 साल से यहीं पर कैद थे। और यहीं पर हम राजीव के पिता बिस्वजीत कोहली को देख पाते हैं, जो कि 15 साल से लापता थे और राजीव उन्हें ढूंढ रहा था। लेकिन बिस्वजीत की जबान काट दी गई थी, इसलिए वो तोतला बोलता है और इसी वजह से वो ज्यादा बात भी नहीं करता है। सबसे पहले बिस्वजीत कर्नल के पास कॉल करता है और उन्हें बताता है कि आजादगंज पर जल्द से जल्द हमला होने वाला है, लेकिन हम आजादगंज के हर एक इंसान को बचा लेंगे। हम सभी लोगों को बॉर्डर के पास लेकर आएंगे और आप 20 मिनट के बाद आजादगंज पर एयर स्ट्राइक कर देना और उसे पूरी तरह से खत्म कर देना। ये बात यहाँ पर सोल्जर्स मान चुके थे। वो 20 मिनट के अंदर ही वहां पर हमला करने वाले थे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सारे सोल्जर्स और यहाँ सारे एक्टर्स को आजादगंज के हर एक इंसान को बॉर्डर तक लाना था, तभी उनकी जान बच सकती थी। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जकारा के लोग पहुंच जाते हैं, जो कि अब बहुत सारे लोगों को लेकर आए थे। सभी लोग इन लोगों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये सारे एक्टर्स जो है वो उन लोगों पर भारी पड़ रहे थे और अब यहाँ बिस्वजीत कोहली और उनके सोल्जर्स भी यहाँ पर मौजूद थे, इसलिए ये लोग किसी तरह से जकारा के गुंडों पर भारी पड़ रहे थे। अब लड़ाई जीतने के बाद सभी लोग जो है वो बॉर्डर तक पहुंच चुके थे। सारे इंसान बॉर्डर तक तो पहुंच चुके थे, लेकिन कुछ लोग बॉर्डर तक अभी भी नहीं पहुंचे थे, जिनमें सबसे पहला नाम था बिस्वजीत कोहली का, जो कि अभी भी जकारा के लोगों से लड़ रहा था, और दूसरा नाम था उर्फी का, जो कि जंगल में ही कहीं खो गई थी। तब बिस्वजीत कोहली यहाँ पर उर्फी को देख लेता है और वो उसे अपने साथ ले जाने का सोचता है, लेकिन उस वक्त तक तो यहाँ पर जकारा और उसके लोग भी बिस्वजीत तक पहुंच चुके थे। लेकिन यहाँ बिस्वजीत उन लोगों से लड़ाई करता है और आखिर में सिर्फ और सिर्फ जकारा बचता है। जकारा बहुत ही खतरनाक आदमी है और अब उनके बीच में आपस में ही लड़ाई होती है। ये लड़ाई बहुत देर तक चलती है, लेकिन आखिर में यहाँ पर ये लड़ाई जो है वो बिस्वजीत कोहली जीतता है और जकारा को धूल चटा देता है। बीच लड़ाई में ही बिस्वजीत ने यहाँ पर उर्फी से कह दिया था कि वो बॉर्डर की तरफ भाग जाए। तब उर्फी ने ऐसा ही किया था, वो बॉर्डर की तरफ भाग गई थी और किसी तरह से वो बॉर्डर तक पहुंच चुकी थी। और फिर थोड़ी देर के बाद देखते ही देखते पूरा का पूरा आजादगंज को उड़ा दिया जाता है। एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट होता है और सभी को ऐसा लग रहा था कि इसी ब्लास्ट में बिस्वजीत कोहली को सभी ने खो दिया है। इसे देखकर यहाँ पर राजीव जो है वो बहुत रोने लगता है, क्योंकि उसके पिता से मिले हुए उसे कुछ देर हुए थे और अब फिर से भगवान ने उसके पिता को छीन लिया। राजीव बहुत रो रहा था, लेकिन तभी अचानक से पीछे से उसके पिता आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं इतने जल्दी मरने वालों में से नहीं हूँ। अब राजीव यहाँ पर सुपारी खाते हैं और उनकी आवाज जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो तुतलाना बंद कर देते हैं और सभी को एक बहुत ही अच्छी स्पीच देते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कर्नल भी आ चुके थे। वो उनसे भी सुपारी खाकर ही बात कर रहे थे, लेकिन कर्नल ने उनसे कहा कि तुम्हें सुपारी थूक कर बात करनी चाहिए, ये बैड मैनर से। तब यहाँ पर बिस्वजीत सुपारी थूक देते हैं और वो फिर से तुतलाना स्टार्ट कर देते हैं और फिर ये फिल्म जो है वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। आप इस फिल्म को 10 में से कितने स्टार देना चाहेंगे ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।